नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लगभग 2 साल बाद एक बार फिर किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है। शंभू, टिकरी, सिंगू सरीखे तमाम बॉर्डर्स को छावनी में तब्दील किया गया। माहौल तनावपूर्ण है। धारा 144 लागू की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर 6 से 7 लेयर की सिक्योरिटी को टाइट किया गया, लेकिन बावजूद इसके किसान मानने को तैयार नहीं, आंदोलनरत हैं। शंभू बॉर्डर पर तनाव ज्यादा है, जहां पर पुलिस के साथ झड़प भी हुई। किसानों को हरियाणा सरकार किसी भी हालत में दिल्ली नहीं आने दे रही। किसानों का यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वो वापस लौटने वाले नहीं हैं। इससे पहले सरकार के साथ किसानों की 2 दौर की हालिया वार्ता असफल हो गई। बताया जा रहा है कि सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत में हल निकलने की क्या संभावना रहेगी, यह सवाल है। किसान बॉर्डर्स पर अड़े हुए हैं, दिल्ली कूच को लेकर आंदोलनरत हैं। अब ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या बीच का रास्ता निकलेगा, समाधान निकलेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार के साथ जो तीसरे दौर की बातचीत की जानकारी मिल पा रही है उसमें क्या कोई रास्ता संभव है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। एसोसिएट एडिटर हैं हिसार से डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार है वीरेंद्र सोनी। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जय जवान जय किसान वाले देश में हालात फिर ऐसे हैं कि जवान और किसान आमने सामने हैं। किसान नेताओं और सियासत के नेताओं की वार्ता विफल होने के बाद दिल्ली कूच को बेचैन किसानों को पुलिस ने दूसरे दिन भी अपने फुल प्रूफ इंतजामों के कारण पंजाब में ही रोका हुआ है। दरअसल पंजाब सरकार सख्ती इसलिए नहीं कर रही कि किसान वहां से हरियाणा होते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं, और सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार को आदेश है कि किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देना है, इन्हें वहीं रोके रखो। इसलिए हरियाणा पुलिस और सरकार इनकी हरियाणा में एंट्री नहीं होने दे रही। सूत्र बता रहे हैं कि मौजूदा हालात में संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान संगठन अभी आंदोलन के साथ नहीं थे, अब वो भी आंदोलन में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन हरियाणा चड़ूनी गुट ने बृहस्पतिवार को अपने प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। पीछे भी सरकार ने वादे किए थे, उनसे ही मुकरी है, जो बिल्कुल गलत है। और हम पूरी तरह से देश के किसानों के साथ में हैं, पंजाब के किसानों के साथ में हैं। और दूसरा जो है, कल हमने अपने पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। मेरा सभी अपने पदाधिकारियों से कहना है कि केवल पदाधिकारी आए, क्योंकि जहां विचार विमर्श करना होता है वहां जो है वो सूझवान लोग ही बातचीत कर सकते हैं। अभी ताजा हालात ये है कि पंजाब की तरफ से हजारों किसान शंभू बॉर्डर अंबाला और पंजाब के खनौरी कैथल बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जमा हैं। कुछ पैदल ही खेतों के रास्ते हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं। बुधवार को पंजाब हरियाणा के किसानों और मजदूर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली कूच पर आमादा होने, सरकार से या तो मांगी मान लेने या फिर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए उन्हें दिल्ली जाने देने की मांग की है। पहले दिन की झड़पों में 100 से ज्यादा किसान और 2 दर्जन पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। कही है उसको मैं दोहराते हुए यही कहूंगा कि हम सब मिलकर के ऐसा प्रयास करें जिससे यह सुनिश्चित हो कि समस्या का समाधान भी हो, लोगों की कठिनाई भी ना हो और प्रगति के रास्ते पर हम देश को आगे लेकर के चले। हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं। बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी, जो एमएसपी का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में
डालना चाहते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली कूच के प्रयासों के दूसरे दिन ये भी सामने आया कि दिल्ली पहुंचने के लिए किसान नेताओं ने उन युवा किसानों की टुकड़ियों को आगे कर दिया है जो पिछले आंदोलन में आगे बढ़े थे। ऐसे कुछ युवा आगे के रास्तों और बैरिकेडिंग का जायजा ले रहे हैं कि शंभू बॉर्डर को जबरन लांघ भी ले तो रास्ते में और कहां-कहां दिक्कतें हो सकती हैं। मैं आपको ग्राउंड की रिपोर्ट सभी खाप प्रधानों से बात करने के बाद, भले ही सरकार ने इक्का दुक्का प्रधानों से अपने हक में कोई बात बयान दिलवाया है, वो सरकारी प्रधान हो सकते हैं, खापों के जनरल प्रधान हरियाणा के ऐसे नहीं है। किसान आंदोलन के साथ हैं। जिस प्रकार से 2020 में किसानों ने साथ दिया था, आज कंप्लीटली हरियाणा में ट्रैक्टर तैयार कर लिए गए हैं। जैसे ही ये किसान इधर से आगे बढ़ेंगे, पूरा का पूरा हरियाणा शंभू बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर में साथ होगा और उसकी खाने पीने की, रहने की, आगे इज्जतदारी की जिम्मेवारी हरियाणा की है। हालांकि एक नई डेवलपमेंट ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति भी कूद गई है। इसके राष्ट्रीय संयोजक ने खुलासा किया कि पंजाब के किसान हरियाणा में एंट्री कर जाते हैं तो हरियाणा के किसान ट्रैक्टर्स पर सवार होकर पंजाब के किसानों की ढाल बनेंगे। यानी संकेत है कि अभी तक आंदोलन से दूरी बनाए किसान संगठन भी अब जल्द आंदोलन में कूद सकते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सवाल बड़ा है कि आंदोलनरत किसानों को क्या उनकी जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, जो वो उठा रहे हैं, उसका समाधान मिलेगा? देवेंद्र, सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है दिन पे दिन आंदोलन। कल भी हमने देखा कि झड़प हुई। अब हरियाणा के किसानों ने ऐलान किया कि अगर पंजाब में एंट्री, पंजाब के किसानों की पंजाब से हरियाणा में एंट्री होती है तो समर्थन दिया जाएगा। यानी कि एक बड़ी चुनौती के रूप में पेश आने वाला है। देखिए सौरभ, हालांकि किसान अभी बॉर्डर पर रुके हुए हैं, लेकिन तनाव की स्थिति मानना पड़ेगा, तनाव धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा है। पंजाब की तरफ खनौरी कैथल बॉर्डर हो या जींद पटियाला वाला बॉर्डर हो और इधर शंभू बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर पे मेरे को ज्यादा स्थिति गंभीर लग रही है। हालांकि किसान रुके हुए हैं, अभी वो कोशिश नहीं करे कि सीधा टकराव हो, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए स्थिति चिंताजनक है। हरियाणा और पंजाब दोनों जगह, पंजाब मैं समझता हूं अभी थोड़ा सा पंजाब में दिक्कत नहीं है क्योंकि पंजाब सरकार ने उतने सख्त इंतजाम नहीं किए। पंजाब सरकार की दिक्कत इसलिए नहीं है, उनको ये है कि पंजाब के किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली जाएंगे, पंजाब से तो निकल ही जाएंगे। सबसे बड़ी मुसीबत हरियाणा में लग रही है क्योंकि हरियाणा के 5 जिले हैं जीटी रोड बेल्ट के, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। ये 5 जिले पिछली बार भी जब आंदोलन हुआ था, इन 5 जिलों में पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, आंसू गैस छोड़ी थी, लाठीचार्ज भी हुआ था, आमने सामने का टकराव था, लेकिन किसान रुके नहीं थे, सोनीपत पहुंचे थे। अभी उसी तरह के हालात बने, लेकिन किसानों का इस टाइम लग रहा है कि वो संयम बरत ले, अपनी रणनीति पर विचार करें कि अब इस स्थिति में हम क्या करें। हालांकि पुलिस के इंतजाम इस बार बहुत पुख्ता इंतजाम है, नई तरह की मशीनरी, नई तरह की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। हरियाणा सरकार भी सीधी सीधी पार्टी है इसमें, और अगर कुछ हालात खराब होते हैं तो सीधा सीधा असर हरियाणा पर पड़ेगा। हरियाणा दोनों तरफ से फंसा हुआ है, उधर दिल्ली नहीं जाने देना चाहते, इधर पंजाब वाले उनको हरियाणा की तरफ धकेलना चाह रहे हैं कि जाओ, आप जाना है तो दिल्ली जाओ। पंजाब सरकार के इतने सख्त इंतजाम नहीं है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की आंदोलन, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी है, बीजेपी सरकार है, हरियाणा में मनोहर लाल सरकार है। सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से शायद ये इस तरह के आदेश है कि दिल्ली आने से इनको रोका जाए। अब वो पंजाब में रुकने को तैयार नहीं, हरियाणा में घुसना चाहते हैं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, अशोक बल्हारा है, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक है, आज जोर देकर अभी दर्शकों ने उनकी बात भी सुनी कि हरियाणा के ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं, टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर, मतलब पानीपत सोनीपत वाला इलाका और रोहतक से दिल्ली वाला। किसान तैयार है हरियाणा के, वो इंतजार करें कि अगर पंजाब के किसान बॉर्डर को लांघकर हरियाणा में एंट्री करते हैं तो हम उनकी ढाल बनेंगे, हम उनके आगे आगे चलेंगे। तो
अभी जो किसान रुके हुए हैं वो देख रहे हैं कि इन स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सीधे टकराव से अभी किसान बच रहे और इसका सीधा असर आप देखिए हरियाणा पंजाब के किसानों का असर दिल्ली पर, तपिश में दिल्ली भी देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में कई जगह पर जाम की खबरें हैं। अगर सरकार के साथ कोई बातचीत, उम्मीद यही करते हैं कि बीच का रास्ता निकले, बातचीत हो। महेश, प्रदर्शनकारियों से बातचीत सरकार लगातार कर रही है। सरकार ने यह कहा है कि रास्ते दरवाजे खुले हुए हैं, आए अपनी मांगों को लेकर बात करें। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि अधिकतर मांगे मानी गई हैं। खुद ही प्रदर्शनकारी जो बातचीत थी उसे छोड़कर गए हैं। ऐसे में क्या अड़ जाना ही एक रास्ता है? यह तमाम पहलू को भी ध्यान में रखना होगा, संजीदगी से काम करना होगा किसानों को भी इस पूरे मसले पर। सौरभ, दो सबसे बड़ी मांगे किसानों की तरफ से सरकार के सामने रखी गई थी, एमएसपी पर कानून, और दूसरी जो एफआईआर किसानों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो पिछले आंदोलन के दौरान 13 महीने के आंदोलन के दौरान जो किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उन्हें खारिज किया जाए। अब पिछले समझौते में यह बात तय की गई थी कि जो आंदोलनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो तमाम केसेस खारिज कर दिए जाएंगे, जो कि नहीं किए गए। दूसरी जो शर्त थी वो ये भी थी कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन वो करेंगे, और इस कमेटी को नतीजे तक पहुंचने के साथ ही भारत के अंदर एमएसपी पर कानून जो है बना दिया जाएगा। दोनों ही बातों से सरकार पीछे हटती हुई नजर आई थी। 2 साल का वक्त बीत चुका है, तो ऐसे में अब किसानों को 2 टूक ये चाहिए कि आप उसका नोटिफिकेशन कीजिए, तभी हम यहां से वापस जाएंगे, वरना आपकी कमेटी में, आपकी बातचीत में किसानों को कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि कमेटियों के फैसले और कमेटियों के जो नतीजे हैं वो पहले से किसान देख चुके हैं। 2 साल का वक्त बीत चुका है, तो ऐसे में अब सरकार के सामने आर पार की स्थिति यहां पर बनती मुझे नजर आ रही है। और जो ये एक तरीके से हॉल्ट आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा ठहराव आपको नजर आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि बाकी जो हरियाणा के किसान संगठन हैं वो अपनी सक्रियता बढ़ाएं। और पिछली बार भी हमने यही देखा था कि शुरुआत में हरियाणा के किसान आंदोलन में शामिल नहीं थे, लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से बल प्रयोग पंजाब के किसानों पर किया गया, उसके बाद जो भावनात्मक आवेग है किसानों का वो पंजाब के किसानों के साथ जुड़ता हुआ नजर आया था। हालांकि एक बहुत बड़ा बैरियर भी यहां पर है, लेकिन भावनात्मक आवेग के सामने वो तमाम चीजें खारिज हो जाती हैं। एसवाईएल के पानी का मैं यहां पर जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूं। पिछली बार जब आंदोलन हुआ तो बड़े भाई छोटे भाई की बात की जा रही थी, तब हमें लगा था कि पंजाब के जो किसान है वो खुद ब खुद अपनी मर्जी से हरियाणा के हिस्से का पानी अपने छोटे भाई को, हरियाणा को देने का काम करेंगे। लेकिन उसी वक्त जब एसवाईएल पर पानी की शुरुआत की जो पंजाब विधानसभा में आवाज उठाई गई, तो 2 टूक सरकार ने कहा कि नहीं देंगे, और किसानों ने भी यही कहा कि एक बूंद पानी, पंजाब के किसानों ने कहा कि एक बूंद पानी उनके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो हरियाणा के किसानों को नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर बल प्रयोग सरकार की तरफ से पंजाब के इन किसानों पर किया गया तो संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी और कई गुना ज्यादा संख्या हो सकती है। सरकार के सामने जो आसान स्थिति अभी तक बनी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हरियाणा के किसानों की तरफ से समर्थन, सहयोग अभी तक पंजाब के इन किसानों को नहीं मिला है। जैसे ही हरियाणा के किसानों का सहयोग और समर्थन इन पंजाब के किसानों को हासिल हो जाएगा, उसके बाद आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, इन किसानों को रोक पाना सरकारों के लिए मुमकिन नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है कि किसी भी सूरत में पंजाब या हरियाणा या दिल्ली में सरकार किसानों की जान नहीं ले सकती, इतने बल का प्रयोग नहीं कर सकती कि किसानों की जान पर खतरा सरकार के लिए बन जाए। और उस खतरे से सरकार हर संभव कोशिश करेगी कि किसी एक किसान की जान भी इस टकराव के दौरान नहीं जाए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, सरकार के साथ 2 दौर की चंडीगढ़ में वार्ता हुई, संभावना देखिए बिल्कुल सरकार अपनी कोशिश यहाँ पर मुकम्मल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वीरेंद्र जी, 2 दौर की वार्ता हुई है सरकार के साथ, अब तीसरे दौर की वार्ता संभवतः यह कहा जाए कि इसमें हल निकल जाएगा, क्योंकि सरकार ने तमाम पहलुओं की बात कही है। सरकार ने कहा कि राज्यों से समायोजन करना होता है, बातचीत करनी होती है। जो मांगे हैं WTO से भारत की वापसी, और जो तमाम मांगे हैं कृषि को जलवायु से हटा दिया जाए, जलवायु जैसे मुद्दे से हटा दिया जाए, पराली जैसे मुद्दे से छूट दी जाए, मुक्त व्यापार समझौते समाप्त करने की बात सरकार किसानों की तरफ से कही जा रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें कह रही है कि बीच का रास्ता निकालना होगा और उसके लिए अभी जल्दबाजी होगी। तो किसान क्या इस बात को समझ नहीं पा रहे? देखिए, सरकार के अपने तर्क हैं, वो तर्क जायज भी हैं। सरकार एकदम से ऐसी घोषणा नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो समवर्ती सूची में नहीं है, ये राज्यों का विषय भी है। अगर समवर्ती सूची में आएगा तो मतलब अलग अलग इसके कठिनाइयां हैं। सरकार हर दृष्टिकोण से विचार कर लिया, इसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसानों के अपने तर्क है, देखिए वो तर्क उनके सही हो सकते हैं, लेकिन उन तर्कों की व्यवहारिकता क्या है
उन किसान संगठनों से ये पूछा जाना चाहिए कि जो आपकी मांगे हैं उससे दूसरे वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो दूसरे हितधारक हैं उनका पक्ष भी तो जान लेना चाहिए। तो देखिए किसान अपनी बात पे ठीक है, उनके अपने तर्क है, लेकिन दूसरे वर्ग की भी सुनी जानी चाहिए। देखिए सरकार की अपनी बाध्यता है, चुनाव सिर पर है, लेकिन सरकार भी इस तरह जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगी। सरकार दूसरे वर्ग को भी नाराज नहीं करना चाहेगी कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बड़े गंभीर परिणाम पड़ने वाले हैं। क्या सरकार की भूमिका एक आड़ती की भूमिका रह जाएगी? तो इस तरह कई सवाल हैं सरकार की व्यवहारिकता पर भी। जो किसान आंदोलन अगर धीरे धीरे अब जो है अब उग्र होगा, कारण है उसमें कुछ अवांछनीय तत्व भी घुसाएंगे, कुछ जैसे अब कल जो है पंजाब में जो है रेल ट्रैक जाम करने की बात की जा रही है और टोल बैरियर भी मुक्त करने की बात है। तो इस तरह कुछ ना कुछ अवांछनीय तत्व होते हैं तो हिंसा होने की आशंका रहती है। ऐसी बात नहीं है कि ये जो आंदोलन जितने भी होते हैं वो अनियंत्रित होते हैं, वो भीड़ होती है, भीड़ का रुख किसी भी तरफ हो सकता है। लेकिन सरकार की तैयारी ऐसी है, हरियाणा के अंदर जो है जो दिल्ली की ओर प्रवेश कर ही नहीं सकते। सरकार ने ऐसी पुख्ता व्यवस्था की है, किलेबंदी की है कि पहले जैसी पुनरावृत्ति तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए सरकार भी चाहेगी कि किसानों का जो मनोबल है धीरे धीरे गिर जाए और उनको भी लगे कि इस समय सरकार से समझौता करना ही हितकर है। तो धीरे धीरे ये आंदोलन की स्थिति ऐसी बनती जाएगी और किसान नेताओं को भी अपना जो है अड़ियल रुख जो है उस पर नहीं अपनाना चाहिए, कुछ लचीला रुख भी अपनाना चाहिए। तो मतलब वास्तविकता तो यह कि जो जनता को कठिनाई हो रही है, तो किसान आंदोलनों की जो भी उनकी मांगे हैं वो जायज हो सकती है अपने ढंग से, लेकिन आम आदमी की क्या सहानुभूति, जन सहानुभूति उनके साथ है? जिस तरह लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं उससे वो उनका एक जन समर्थन भी धीरे धीरे खो बैठेंगे। हाँ सरकार को है, सरकार पर नैतिक दबाव बनाए, उसके लोकतांत्रिक तरीके हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो इसलिए हालांकि कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कल इस विषय पर आगे सुनवाई होनी है। तो इस विषय में अदालत तो बार बार कह रही है कि इसका सर्वमान्य हल बैठकर निकालें। हल तो बैठकर ही निकलेगा, बिल्कुल बातचीत के माध्यम से ही निकलेगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अवश्य सहमति बनेगी, कोई ना कोई निष्कर्ष पे अवश्य पहुंचेंगे। महेश, जिस तरीके से वीरेंद्र जी कह रहे थे कि एमएसपी की मांग प्रमुख है, जाहिर सी बात है। स्वामीनाथन आयोग की जब रिपोर्ट 2004 में इसका स्वामीनाथन आयोग का गठन किया गया था तो मुख्य सिफारिश एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की थी। अब क्या एमएस स्वामीनाथन को सरकार ने भारत रत्न जरूर दिया, क्या वो मुश्किल अब सरकार के लिए बनती जा रही है उस रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू कर पाना? वीरेंद्र जी। देखिए बिल्कुल आम आदमी के लिए महंगाई, खाद्यान्न की महंगाई एक बड़ा सवाल जो है उभर कर सामने आ सकता है। ये जरूर सरकार की चिंता हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 2 साल से ज्यादा का वक्त दिया जा चुका है। अगर सरकार इसको लेकर किसी भी तरह का अध्ययन अगर करना चाहती थी, किसी भी तरह की तकनीकी रिपोर्ट अगर हासिल करना चाहती थी तो 2 साल का अंतराल काफी था। 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद जब आपने किसानों से वायदा किया था कि एमएसपी पर कानून वो बनाएंगे, उसके लिए कमेटी का गठन भी किया, 2 साल का वक्त सरकार को दिया जा चुका है। इतने वक्त में भी अगर सरकार किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रही है, किसी तरह की तकनीकी रिपोर्ट अगर हासिल नहीं कर पा रही है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी किसानों पर डाल दी जाए? बिल्कुल, एक बड़ा सवाल यही है। वीरेंद्र जी, सवाल बेहद अहम है, क्या अब समाधान निकलेगा? उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वार्ता एक रास्ता है समाधान का। देखिए इसके तरीके अलग अलग भी हो सकते हैं। एमएसपी के लिए क्या सुनिश्चित गारंटी देंगे? कमेटी तो पहले भी बनाई थी, उस कमेटी की क्या बैठक हुई? वो पक्षपातपूर्ण जो थी कमेटी गठित की गई, तब भी किसान संगठनों ने विरोध किया था। अब किसानों को जो सुविधाएं देते हैं, किसानों के लिए जो खाद है, जो दूसरी सुविधा है, जो उपकरण है, उन पर क्या सुविधाएं दी जाती है? अगर इस समय जो है कृषि जो है घाटे का सौदा बन के रह कर गया है, किसान जो है उस ओर प्रोत्साहित नहीं हो रहे। अगर हम जो धीरे धीरे देखेंगे, अगर केंद्र सरकार किसानों की दूसरी समस्याओं पर भी गंभीरता से विचार करे, जिस तरह मिडिल मैन जो है, बिचौलिए जो है लाभ की मुद्रा में रहते हैं और किसान हमेशा घाटे में रहता है, किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही है, तो उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक मुद्दे तक नहीं है बात, किसानों के और भी मुद्दे हैं, उनकी चिंता स्वाभाविक है। लेकिन सरकार को एमएसपी के मुद्दे पर, अब ये बात ठीक है कि इस समय लगने वाली बात है कि इसमें कई मुद्दे हैं, लेकिन किसानों को इस बात का ठोस आश्वासन तो मिलना चाहिए कि उनकी दयनीय स्थिति में सुधार होगा। जो उनके उपकरण हैं, उनके जो खाद है, बीज है, अन्य कीटनाशक है, तो उनके लिए उन पर सरकार क्या उनको सुविधाएं दे रही है, उनको क्या लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, एमएसपी तो है ही है। देखो एमएसपी की मांग आज तो उठी रही है लंबे समय से, इसका कोई ना कोई ठोस समाधान तो निकलना ही चाहिए। बिल्कुल देवेंद्र, सरकार बार बार कह रही है कि हमारे रास्ते, हमारे दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं। खुद हरियाणा में मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि ट्रैक्टरों से, ट्रॉली से अगर किसान कूच करेंगे तो उन्हें जाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली जाना है, बसों से जाएं, ट्रेनों से जाएं, अपनी बात को रखें। इस बीच सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नए नए मुद्दे भी किसान जोड़ रहे हैं अपनी मांगों में। अगर वो जोड़ते हैं तो त्वरित समाधान
बाधित होता है? देखिए सौरभ, जो मेरे को खबर है, प्रधानमंत्री जी विदेश में गए हुए थे। कल बृहस्पतिवार को एक और बातचीत शायद प्रधानमंत्री जी से सलाह मशवरा होगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है और सर्वे सर्वा है, सरकार में भी संगठन में भी। एक तरह से मेरे को ये खबर है कि वो विदेश से आने वाले हैं, उनसे बात करने के बाद एक और ऑफर किसान नेताओं को दिया जाएगा, शायद वो कल शाम का हो सकता है। मैं दूसरी बात, एमएसपी की जो बात चल रही है, आप देखिए एमएसपी की मांग बहुत पुरानी मांग है। स्वामीनाथन आयोग जो बना था, कांग्रेस की सरकार थी, 2006 या 7 में रिपोर्ट स्वामीनाथन आयोग की आई थी, 2009 में रिकमेंडेशन हुई थी उसकी, लेकिन 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। किसानों की पुरानी मांग थी। अगर बीजेपी ने, जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 के लोकसभा चुनाव थे, बीजेपी ने कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को अक्षर लागू करेंगे, पूरी तरह लागू करेंगे। मेरे को याद है ओपी धनखड़ किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और हरियाणा से आते हैं। उन्होंने 2014 में कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि बीजेपी सरकार आई तो हम सिफारिशों को लागू करेंगे। अब आप देखिए 10 साल तो बीजेपी सरकार को भी हो गए हैं, तो किसान कब तक इंतजार करें? इतने सालों पुरानी मांग है। 1.25 साल किसान धरने प्रदर्शन पर उतारू थे, दिल्ली बॉर्डर को घेरे बैठे, उसके बाद उनको टाइम दिया गया, 2 साल और निकल गया। आप देखिए 3.25 साल तो ये हो गए जब किसानों को उम्मीद थी कि हमें एमएसपी पर लीगल गारंटी मिलेगी, एमएसपी पर फसलें बेची जाएगी। तो आप देखिए करीब 15 साल हो चुके हैं, 12 से 15 साल, जब किसानों की ये उम्मीद बंधी थी कि एमएसपी उनको मिलेगा। अब जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन 2 है, इसमें 23 फसलों पर एमएसपी मांगी जा रही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो तय करेगी उसी पर खरीदी जाए। हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हरियाणा अकेला प्रदेश है पूरे देश में जहां 16 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही है। बिल्कुल, जो मांगे हैं किसानों की वो जायज हैं, विवाद अभी भी आगे सरकार भी उनसे सहमत है। सरकार कह रही कि बातचीत के रास्ते ही हल निकलेगा। सरकार को कई पैरामीटर्स फॉलो करने होते हैं, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने भी बताया। महेश और वीरेंद्र जी, मैं आपसे लास्ट कमेंट संक्षेप में लूंगा। महेश, क्या लग रहा है, क्या आप तीसरे दौर की वार्ता में कुछ हल निकलता संभव है? देखिए, मुझे लगता है कि पिछली बार जैसी स्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आएगी और हरियाणा के किसान संगठन भी अगर इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं तो फिर और बड़ा जो विस्तार है इस आंदोलन का देखने को मिलेगा और फिर तमाम जो बैरिकेड्स हैं वो किसान जो आंदोलनकारी हैं सड़कों पर तोड़ने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे और उनके लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। वजह वही है कि सरकार इतना बल प्रयोग नहीं कर सकती कि किसी किसान की जान चली जाए। जान को बचाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता बनी रहेगी। और दूसरी बात यह भी कि एक और खास जो इंफॉर्मेशन है तमाम दर्शकों तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हरियाणा के जो किसान संगठन है उनकी एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए यहां पर एक कॉल दी गई है। किसान संगठनों की तरफ से एक सजेशन यहां पर दिया गया है कि इस आंदोलन में सीधे भागीदारी हरियाणा के किसान संगठनों को करनी है या नहीं करनी। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े जो बाकी संगठन हैं उनके लिए एक इमरजेंसी मीटिंग की कॉल यहां पर दी गई है। 2 घंटों के भीतर हो सकता है कि वो बैठक जो है तय कर दी जाएगी। ऑनलाइन भी हो सकती है और इसके अलावा कोई जगह भी तय की जा सकती है जहां पर इन तमाम अलग अलग संगठनों के जो नेता है उस खास बैठक में शामिल होंगे और फिर आगामी जो रणनीति है वो तय की जाएगी। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, लास्ट कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। 2020-21 में हमने आंदोलन देखा था किसानों का। इस बार का आंदोलन क्या अलग है आंदोलन? क्योंकि किसान 2.0 इस आंदोलन को नाम दिया गया है, कितना अलग है? देखिए, उस समय की 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो काले कानून बनाए गए तो उसका विरोध था, वो उनकी मांग उस समय भी जायज थी। लेकिन अब जो इनकी मांग की, एमएसपी की मांग की जा रही है, उस पर तो सरकार भी सहमत है, लेकिन उसकी व्यवहारिकता पर सवाल है, तो उसको कैसे लागू किया जाए। तो इसलिए यह स्थिति है कि जो किसान आंदोलन है, किसान के आंदोलन नेता है, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं और सरकार भी अपनी तैयारी के साथ बैठी है। सरकार भी इस समय अब दिल्ली में प्रवेश नहीं होने देगी किसी भी कीमत पर, और उनकी मांगों पर भी सरकार जो है इतनी आसानी से आत्मसमर्पण करने वाली नहीं है, क्योंकि इससे गलत संदेश जाएगा, दूसरे वर्गों में गलत संदेश जाएगा, व्यापारी वर्ग में गलत संदेश जाएगा, उद्योगपति भी कहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इतनी जल्दी इनके आगे झुकने वाली है। बिल्कुल, किसान यही कह रहे हैं कि कमेटी बनाकर हमारी मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सरकार और किसानों के बीच में क्या कुछ बीच का रास्ता निकलता है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार किसान आंदोलनरत हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस बार दिल्ली कूच का ऐलान वो कर चुके हैं। कल भी हमने आंदोलन देखा, किसान और सुरक्षा कर्मियों के बीच में, किसानों के बीच में कहीं ना कहीं झड़प देखने को मिली। आज क्या कुछ वार्ता संभव होगी और वार्ता में क्या कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, आंदोलन कितना लंबा चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद यही करेंगे कि किसानों की जो मांगे हैं उस पर सरकार विचार करे
और किसान आंदोलन शांतिपूर्वक करें, जिससे कि आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त ना हो, क्योंकि आंदोलन का असर कहीं ना कहीं आम लोगों पर भी पड़ता है।